नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों 3-4 दिन आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक शादी में जाना पड़ गया। 2 दिन वहाँ लगे और अचानक से हमारे पास एक सूचना आई कि हमारे रिलेशन में एक हमारे मामा लगते हैं, तो उनका देहांत हो गया था, तो मुझे उसमें वहाँ जाना पड़ गया। तो इस वजह से क्या हो गया, अपनी क्लासें थोड़ी जो है लेट हो गई। तो उसके लिए मैं आपको सूचित नहीं कर पाया क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है भाई। जब ऐसी अचानक से सूचना मिल जाती है तो भी अचानक से फिर जाना भी पड़ जाता है। फिर ये नहीं देखा जाता है कि फिर भी क्या है क्या नहीं। ऐसी स्थिति में कुछ आदमी के दिमाग में आते ही नहीं है। तो रात ही मैं लगभग वहाँ से 9 बजे आया हूँ, सब कुछ काम फिनिश करा के उनका अंतिम संस्कार करवा के। तो चलिए मैं उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के सामने। राजनीतिक विचारकों में साथियों हम लोग जो हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर बात कर चुके हैं। जो हमारी नई श्रृंखला चालू होगी राजनीतिक विचारकों की, वो हमारी भारतीय राजनीतिक विचारकों की होगी। यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में हम लोग जानेंगे, भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में जानेंगे। टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। साथियों देखिए, जितने भी आप लोगों के, यदि मुझे पता है 2-4 आपके थिंकर बच गए हैं, उन्हें मैं जुलाई से प्रॉपर वे में चालू करूँगा क्योंकि जुलाई तक आप लोग राजनीतिक, जो आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसे पढ़िए और जुलाई से मैं आपका जो भी कंटेंट बचा है नेट के लेवल का, मैं वो आपको करा दूँगा। ठीक है भाई। तो आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें साथियों, जो मैंने वादा किया है वो मैं आपको निभाऊंगा। मैं आपको लाखों रुपए का कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा और जब तक मैं पढ़ाऊंगा, जब तक मैं कराऊंगा। समझे। यदि मैंने एप्लीकेशन भी बनाया तो साथियों मैं उस पर इतनी न्यूनतम फीस रखूंगा नेट की, टीजीटी की, पीजीटी की, कि आप सोच नहीं पाएंगे गुरुजी इतने में भी संभव है क्या। बेटे हमें पैसा नहीं कमाना है, पैसा नहीं कमाना है। देखिए क्या होता है भाई, पैसा हमारा यहीं कहीं रखा रह जाएगा। जब इंसान समाप्त होता है ना तो उसकी अच्छाइयाँ रह जाती हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा था भाई, फिर था लग जाता है। जब था लग जाता है तो सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ गिनती करी जाती हैं। अरे कुछ आए हैं तो कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे इस देश के लिए। सिर्फ मुझे पैसा उतना चाहिए जितना मैं खाना खा सकूं। मुझे 4 रोटी मिल जाए यही बहुत है भाई साहब, और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। ठीक है। जब तक आपका एप्लीकेशन नहीं बन रहा तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़िए। जब तक हम लोग ऐप नहीं बना पा रहे हैं, जब तक डिजिटल नहीं लेकर आ रहे हैं, तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़िए धुआंधार तरीके से। यदि उसके बाद आता भी है तो आपका जो कोर्स जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा न्यूनतम पैसे में जाएगा, जो आप एक दिन के खर्चे में, एक दिन की पेप्सी वगैरह में उड़ा देते होंगे। समझे। क्योंकि हमें पैसा नहीं कमाना है। मैंने आपको बता दिया मेरा क्या उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि साथी जो हायर एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते, जो बच्चे पैसे के कारण, मैं उन लोगों के सपोर्ट में खड़ा हूँ। मैं उन लोगों के सपोर्ट में खड़ा हूँ साथियों। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भारतीय राजनीतिक चिंतन। डाल दीजिए टॉपिक, भारतीय राजनीतिक चिंतन। ठीक। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन की आज हम बात करेंगे साथियों। जब मैंने आपको राजनीतिक चिंतन
की श्रृंखला चालू की थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ये जो राजनीतिक चिंतन है, इस राजनीतिक चिंतन का जो उदय हुआ है, इस राजनीतिक चिंतन का जो उदय माना जाता है मेरे साथी, समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे हम लोग। तो राजनीतिक चिंतन का जो उदय माना जाता है वो यूनान में माना जाता है कि भैया यूनान में सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन का उदय हुआ। तो राजनीतिक चिंतन के उदय का जो श्रेय जाता है वो यूनानियों को जाता है, जिसे आप लोग ग्रीक के नाम से भी जानते हैं, है ना, छोटा सा देश है। तो आप लोग समझे इतनी बात कि भैया राजनीतिक चिंतन का जो जन्मदाता कहा जाता है वो यूनान को कहा जाता है, यूनानियों को कहा जाता है। तो जो इसका जन्म हुआ, राजनीतिक चिंतन का जो जन्म हुआ वो यूनान में तो हुआ, कहाँ हुआ, यूनान में। लेकिन इसका जो विकास हुआ साथियों, इसका जो विकास हुआ वो यूरोप में हुआ। वो कहाँ पर हुआ, वो यूरोप में हुआ। तो जन्म कहाँ हुआ, यूनान में हुआ, विकास कहाँ हुआ, तो यूरोप में जाकर के हुआ। क्लियर है बात। जो हमारे भारतीय थे, जो भारतीय थे, भारतीयों को हम राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहते हैं। तो जो भारतीय थे, भारतीयों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता क्यों नहीं कहा जाता भाई? क्योंकि हमारे जो भारतीय थे, हमारे भारतीय चिंतन को मिला जुला कर चिंतन किया करते थे, सभी विषय के चिंतन को मिला जुला कर करते थे, इन सभी विषयों को मिला जुला कर चिंतन किया करते थे। कौन? भारतीय। उनमें क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था, क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था, यानी कि क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता नहीं थी भारतीयों में। और ये जो भारतीय थे, ये सभी विषयों को मिला करके चिंतन किया करते थे, सभी विषयों को मिला करके क्या करते थे, चिंतन किया करते थे। जैसे राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सभी को मिला करके क्या करते थे, चिंतन करते थे। यानी भारत में मिला जुला चिंतन का स्वरूप विद्यमान था, भारत में चिंतन का मिला जुला स्वरूप विद्यमान था। भारतीयों में क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था। भारतीय क्या करते थे, भारतीय सभी विषयों को मिलाकर के एकाग्र तरीका से क्या करते थे, चिंतन किया करते थे। क्लियर है बात। जैसे अपने कौटिल्य हैं, कौटिल्य को क्या कहा जाता है, कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो जो कौटिल्य थे, कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इनकी एक पुस्तक थी। आप सोचोगे कि भैया इकोनॉमिक्स को लेन देन है गुरुजी, नहीं, अर्थशास्त्र पुस्तक तो थी, लेकिन ये जो पुस्तक थी ये राजनीति पर और लोक प्रशासन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी। राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो मानी जाती है वो अर्थशास्त्र मानी जाती है। इसमें जो वर्णन दिया गया है वो दंड नीति का दिया गया है, दंड नीति का दिया गया है। क्लियर है बात। भारतीय राजनीतिक चिंतकों में किस किस का नाम आता है, तो जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में किसका नाम आता है, तो मनु हैं, कौटिल्य हैं, मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भीष्म, इन सब का नाम आता है। इसमें से भी जो प्रमुख हैं वो मनु और कौटिल्य माने जाते हैं। इसमें से भी जो प्रमुख हैं वो मनु और कौटिल्य माने जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में किस किस का नाम आता है, तो मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भीष्म, इन सब का नाम आता। और इन सब में भी मनु और जो कौटिल्य हैं ये क्या हैं साथियों, ये प्रमुख माने जाते हैं, ये प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई। और ये जो हमारे मनु थे ना, मनु ने साथियों राजनीतिक चिंतन पर तो चिंतन कम किया, यानी राजनीतिक विज्ञान पर तो चिंतन उन्होंने कम किया, लेकिन उन्होंने समाज का अध्ययन ज़्यादा किया। किस पर चिंतन ज़्यादा किया, समाज पर चिंतन ज़्यादा किया, और राजनीतिक विज्ञान पर चिंतन कम किया।
इसलिए हम मनु को राजनीतिक शास्त्री कम और समाज शास्त्री ज़्यादा कहते हैं। मनु का ही एक ग्रंथ है, यानी कि उनका ही एक ग्रंथ है, उनकी स्मृति पर लिखा गया क्या है, एक ग्रंथ है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो हिंदुओं के कानून की किताब मानी जाती है, हिंदुओं के कानून की किताब मानी जाती है। जब संविधान लागू नहीं था, संविधान लागू होने से पहले जो आज जो वर्ण व्यवस्था के आप कुछ स्वरूप देखते हैं आप लोग कि भैया ये ऊंच नीच के जो भेदभाव होते हैं वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति में ही लिखी गई थी। महिलाओं के विरोधी पुस्तक थी ये, है ना। इसमें सभी के लिए बराबरी का अधिकार नहीं था, केवल ब्राह्मणों के लिए ही क्या दी गई थी, सब कुछ शिक्षा व्यवस्था हर चीज़ पर उनका ही अधिकार था। कहते हैं जो ब्राह्मण हैं वो क्या है, वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। भैया मुख से पैदा हो सके कोई? तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिबेट में रहती हैं। और वैसे भी अब क्या, आप लोकतांत्रिक देश है हमारा, संविधान से देश चलता है, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। अब किसी की मनुस्मृति से देश नहीं चलता है, ये प्राचीन काल की बात है। जो लोग मानते हैं वो लोग आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। आप लोग सभी का सम्मान कीजिए और समानता के हिसाब से चलिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति बाबा साहब का विरोध करते हैं वो व्यक्ति समानता का पक्षधर नहीं है। इसका मतलब आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता हैं डॉक्टर अंबेडकर। कभी और विशेष चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमें इन सब चीज़ों पर बात नहीं करनी है, हमें केवल एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी है। क्या होता है कि डिबेट की चर्चा होती है, हम लोग इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते। हम लोग केवल अपना एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे कि जो चीज़ अब है ही नहीं तो हमें उस पर क्या बात करनी है भाई। जो चीज़ अब है ही नहीं उस पर क्या बात करें। बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी तो जला दी, क्यों जला दी भैया? उसमें भेदभाव था, महिलाओं का सम्मान नहीं था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, महिलाओं को केवल नौकरानी समझा जाता था, महिलाओं के कार्यों को निर्धारित कर दिया था, दलितों के लिए पानी पीने का अधिकार नहीं था, कोई अधिकार था ही नहीं, केवल ब्राह्मणों के लिए ही अधिकार था कि भैया वो तो मुख से पैदा हुए, है ना। समझ रहे हैं आप मेरे बात? तो चलिए, ये सब बात अपनी चलती रहती हैं, क्योंकि अपने उदाहरण चलते ही रहते हैं क्लासों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने आप लोगों को बताया कि भैया जो मनु थे, मनु ने समाज का अध्ययन अधिक किया, और साथियों इन्होंने राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन किया वो कम किया, इसलिए उन्हें राजनीतिक शास्त्री कम और समाज शास्त्री ज़्यादा कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात पहले आप लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो भारतीय चिंतन था, भारतीय राजनीतिक चिंतन की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थीं। ठीक है भाई, चलिए लिखना स्टार्ट करें मेरे साथी। लिखिए, राजनीतिक चिंतन का जन्म यूनान में हुआ। यूनान में हुआ और इसका विकास यूरोप में हुआ। यूरोप में हुआ। भारतीयों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहा जाता। लिखिए, भारतीयों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहा जाता, क्योंकि भारतीयों में क्रमबद्धता एवं वैज्ञानिकता
वैज्ञानिकता का अभाव था, वैज्ञानिकता का अभाव था, अभाव था। भारतीयों में, भारतीय संपूर्ण राजनीतिक चिंतन मिला जुला कर करते थे, करते थे। तो भारतीय क्या करते थे, भारतीय संपूर्ण राजनीतिक चिंतन क्या करते थे, मिला जुला कर करते थे। ठीक है। लिखिए, यहां पर क्या होता था, गर्मी बहुत ज्यादा है साथी, यहां राजनीतिक शास्त्र, ठीक, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास आदि का मिला जुला चिंतन था। ठीक, तो यहाँ पर क्या था कि राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास आदि का क्या था, मिला जुला चिंतन हुआ करता था। बात क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को। जैसे कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य की पुस्तक, कौटिल्य चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, ठीक, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, क्या भैया, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है उनकी। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, यह भाई कोई कह देगा कि ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक ना होगी, कि ना है तो ना है भाई, किसकी है, लिखिए, यह राजनीति एवं लोक प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। इसमें जो वर्णन है, वर्णन किसका है, वर्णन दंड नीति का है। वर्णन किसका है, तो दंड नीति का है। ठीक है भाई। लोक प्रशासन और राजनीति पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है कौन सी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राचीन राजनीतिक जो चिंतन था, प्राचीन राजनीतिक चिंतकों में किस किस का नाम आता है, तो लिखिए, प्राचीन राजनीतिक चिंतकों में, प्राचीन राजनीतिक चिंतकों में मनु, कौटिल्य, बृहस्पति,
बृहस्पति, बृहस्पति, भीष्म और शुक्र का नाम आता है, और शुक्र का नाम आता है, नाम आता है, जिसमें से मनु एवं कौटिल्य, मनु एवं कौटिल्य प्रमुख है, प्रमुख माने जाते हैं, प्रमुख माने जाते हैं। क्लियर बात? तो आप लोगों को समझ में आया कि भैया भारतीय राजनीतिक चिंतकों में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में किस किस का नाम आता है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, भीष्म, शुक्र आदि का नाम आता है, जिसमें से मनु महत्वपूर्ण है, कौटिल्य महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन जहाँ से पूछता है हम वो चीज़ डील करेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है भैया। चलिए, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता कैसे कहा जाता है? लिखिए, भारतीय जन्मदाता नहीं, जनक। भारतीय राजनीतिक, भाई जन्मदाता तो यूनान को ही कहा जाता है राजनीतिक चिंतन का, लेकिन भारतीयों में जनक कौन है? तो कौटिल्य है। राजनीतिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कौटिल्य माने जाते हैं। कौटिल्य माने जाते हैं। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो जनक हैं भाई साहब, जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो कौटिल्य माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, है ना? क्लियर है बात यहाँ तक? अरे हाँ है ना। अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, जरा गर्मी बहुत है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। यहाँ तक में आपको कोई समस्या हो तो बताओ। मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, मैंने आपको सिर्फ 2-4 बातें बताई हैं कि भैया जो राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक चिंतन का जो जन्मदाता कहा जाता है वो यूनान को कहा जाता है। यानी कि यूनान में राजनीतिक चिंतन का जन्म हुआ, विकास यूरोप में हुआ। विकास का हुआ, विकास यूरोप में हुआ, विकास यूरोप में हुआ। भारतीयों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहा जाता, क्योंकि भारतीयों में क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था। यानी कि ये नहीं थी कि भैया वैज्ञानिकता और क्रमबद्धता का अभाव था, वैज्ञानिकता और क्रमबद्धता नहीं थी। भारतीय जो थे, भारतीय संपूर्ण राजनीतिक चिंतन को मिला जुला कर पढ़ा करते थे। यानी कि संपूर्ण चिंतन को मिला जुला कर किया करते थे। कौन? भारतीय। जैसे नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, इन सब का मिला जुला स्वरूप भारतीयों में विद्यमान था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो जनक हैं कौटिल्य, उनका एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है भाई वो राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें जो वर्णन दिया गया है वो दंड नीति का दिया गया है। क्लियर है? भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतकों में किस किस का नाम आता है? तो मनु का नाम आता है, कौटिल्य का नाम आता है, बृहस्पति का नाम आता है, शुक्र का नाम आता है और भीष्म का नाम आता है। और इन सब में भी जो प्रमुख हैं वो अपने मनु एवं कौटिल्य माने जाते हैं। तो जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? तो जो मनु थे हमारे, मनु ने राजनीतिक विज्ञान का, राजनीतिक शास्त्र का जो
तो अध्ययन उन्होंने कम किया, लेकिन समाज का अध्ययन उन्होंने ज़्यादा किया, इसलिए हम उन्हें राजनीति शास्त्री कम समाज शास्त्री ज़्यादा कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग पढ़नी है वो पढ़िए, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी भाई। जो भारतीय राजनीतिक चिंतन था प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में जो भारतीय राजनीतिक चिंतन था उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थीं, ये देखते हैं हम लोग। इतनी क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए यहाँ मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद पूरा आ जाएगा उसमें। जब साथियों आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं याद तो करोगे हमें कि हाँ एक हमारे भैया थे, छोटे बड़े जो भी आप मानना चाहें, कि हाँ उन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी, और आप लोग बताओगे कि आप उनसे पढ़िएगा। हम चाहे किसी भी चैनल पर पढ़ाएं, किसी भी कोचिंग पर पढ़ाएं, आप लोगों की हेल्प ज़रूर होगी। और साथियों मैं पता है मैं किसी भी कोचिंग पर क्यों नहीं जाना चाहता, मैं अपना ही क्यों करना चाहता हूँ, मैं खुद का चैनल क्यों करना चाहता हूँ ग्रो। मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि साथियों और जो है वो और व्यक्ति अपने अनुसार फीस डिसाइड करते हैं, वो बैच लेते हैं भैया, बैच देते हैं 10,000, 5,000, 7,000, 11,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, समझ रहे हैं। तो भाई जो गरीब बच्चा है वो नहीं पढ़ पाएगा, जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, जो टीचर बनना चाहता है, जो हायर एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जो नेट की तैयारी करना चाहता है, पीजीटी की तैयारी करना चाहता है, भैया वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसे। वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे, उसके पूरे घर की इनकम होती है 5,000, 7,000, 10,000, 4-5 महीने में एक फसल आती है, और हर व्यक्ति पे 10,000, 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन नहीं होती है। जिसके पास 10-20 बीघा ज़मीन है ना, वो भी केवल रोटी खा पा रहे हैं आज के ज़माने में, इतनी महंगाई का समय है। और लाखों रुपया कोचिंग कहाँ से लाएं। तो लाखों रुपया कोचिंग कहाँ से लाए व्यक्ति। इसलिए साथियों मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। मेरा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा जल्द ही, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको पीपीटी में क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, समझ रहे हैं आप। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको सब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने बिल्कुल सेट बना रखे हैं, चिंता नहीं कीजिएगा, सेट बना दिए मैंने। तैयारी पूरी है आप लोगों के लिए, सिर्फ हैगा कि डिजिटल की कोशिश पूरी है मेरी। आ जाएगा तो आप लोग और बेहतर ढंग से मुझसे जुड़ पाएंगे, और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है भाई। चलिए लिखें, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए समझिए साथियों, प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक चिंतन हुआ करता था, इस समय क्या था, इस समय क्या था साथियों, संपूर्ण प्राचीन राजनीतिक चिंतन जो था वो धर्म पर आधारित था। किस पर आधारित था, तो धर्म पर आधारित था। राजा को और जो प्रजा हुआ करती थी, उन दोनों को धर्म के पालन की हिदायत दिया जाया करती थी कि भैया आप धर्म का पालन कीजिए, आप क्या कीजिए, धर्म का पालन कीजिए। और भारत में जो धर्म का अर्थ जो माना गया, धर्म का अर्थ माना गया स्व कर्तव्य पालन, स्व कर्तव्य परायण, स्व कर्तव्य पालन, यानी कि जो आपका कर्तव्य है आप अपने कर्तव्य को क्या कीजिए, पूरी सत्य निष्ठा से निभाइए, उसको कीजिए, तभी आप क्या करेंगे, धर्म के सच्चे उपासक बन पाएंगे।
मैंने आपको बताया कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन जो था वो धर्म पर आधारित था। राजा को और प्रजा को धर्म के यानी कि अपने अपने प्रत्येक व्यक्ति को, राजा को भी और प्रजा को भी अपने अपने धर्म के पालन की हिदायत दी जाती थी। तो भैया राजा भी अपने धर्म का पालन करेगा और जो प्रजा है, प्रजा भी अपने धर्म का पालन करेगी। और भारत में धर्म का अर्थ जो बताया गया वो स्व कर्तव्य पालन से बताया गया। यानी कि जो जनता है, जो प्रजा है, प्रजा का कार्य है कि भाई जो राजा है, राजा का सहयोग करना कार्यों में, राजा की सेवा करना। तो जब प्रजा अपने कर्तव्यों को सही से निभाएगी तो भैया राजा भी अपने कर्तव्यों को सही से काम करेगा। राजा उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, उनको सुख सुविधाएं की प्रदान करेगा। तो जब प्रजा भी अच्छा काम करेगी, राजा भी अपना कर्तव्य परायण बन सकेगा। जो प्रजा है, प्रजा भी अपने कर्तव्य का पालन सही से कर सकेगी। जब दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन सही से करेंगे तो दोनों ही धर्म के सच्चे उपासक बनेंगे और शासन अच्छे से चल सकेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पर जो राज्य था, राज्य को एक आवश्यक और क्या माना जाता था? राज्य को आवश्यक और उपयोगी संस्था माना जाता था। यहाँ पर क्या माना जाता था? यहाँ पर राज्य को एक आवश्यक और उपयोगी संस्था माना जाता था। यानी कि जो राज्य को आवश्यक क्यों माना जाता था कि भैया राज्य क्या करता है? सुरक्षा, शांति, व्यवस्था और न्याय के कार्य करता है ना। उपयोगी संस्था क्यों माना जाता है? उपयोगी संस्था इसलिए माना जाता है कि भैया इस राज्य में रहकर ही व्यक्ति क्या कर सकेगा? व्यक्ति अपने सभी गुणों को क्या कर सकेगा? उनका विकास कर सकता है। व्यक्ति अपने सभी गुणों का विकास किस में रहकर कर सकता है? तो राज्य में रहकर ही कर सकता है। इसलिए यहाँ पर राज्य के उपयोगी संस्था माना गया। और राज्य जनता से संबंधित कार्य करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, उनको स्वतंत्रता प्रदान करेगा, इसलिए उसे उपयोगी संस्था के रूप में माना गया। इतना लिखें लिखिए, भारत में संपूर्ण राजनीतिक चिंतन धर्म पर आधारित था। धर्म पर आधारित था। धर्म पर आधारित था। प्रजा एवं राजा को अपने अपने धर्म के पालन की हिदायत दी जाती थी। हिदायत दी जाती थी। अपने अपने धर्म के पालन क्या दी जाती थी भैया? हिदायत दी जाती थी। भारत में जो धर्म का अर्थ माना जाता है, भारत में लिखिए, भारत में धर्म का अर्थ स्व कर्तव्य पालन, माना जाता है। यानी कि सब अपने अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। लेकिन वर्तमान में धर्म का क्या अर्थ है वो आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कैसे कैसे देश में सांप्रदायिकता के दंगे चल रहे हैं, सांप्रदायिकता की लड़ाई चल रही है, वो सब आप लोग देखते ही चल रहे होंगे। तो भाई इस पर मैं क्या ही कहना चाहूँगा कि जब आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको एसएससी पुलिस की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं कि सांप्रदायिकता की लड़ाई क्या होती है, समझे। चलिए, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर जो राज्य था, राज्य को एक आवश्यक और उपयोगी संस्था माना जाता था। यहाँ
राज्य को एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था के रूप में माना जाता था। तो जो राज्य था, राज्य को क्या मानते थे? एक आवश्यक और उपयोगी संस्था के रूप में मानते थे। किसको भैया? राज्य को। क्लियर हुआ यहाँ तक? अरे हाँ या ना? जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो चिंतक थे, उन्होंने साथियों प्रजा और राजा के मध्य पिता और पुत्र का संबंध बताया। कैसा संबंध बताया? तो पिता और पुत्र का संबंध बताया। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने प्रजा और राजा के बीच पिता और पुत्र का संबंध बताया। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र का ख्याल रखता है, अपने पुत्र के सभी सुख सुविधाओं को देना चाहता है, अपने पुत्र का पढ़ाई लिखाई सभी सुख सुविधाएं देता है, अपने पुत्र की सभी स्वतंत्रताओं को, सभी अधिकारों को देना चाहता है, उसी प्रकार से जो राजा होता है, राजा का भी यही कार्य है कि अपनी जो प्रजा है उसकी, वो भी अपनी प्रजा को सभी सुख सुविधाएं प्रदान कराए। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने राजा और प्रजा के मध्य कैसा संबंध बताया? तो साथी पिता और पुत्र का संबंध बताया। पिता और पुत्र का संबंध बताया। चलिए लिखें। प्राचीन राजनीतिक चिंतकों ने राजा एवं प्रजा के मध्य पिता एवं पुत्र का संबंध बताया। तो राजा के मध्य और प्रजा के मध्य कैसा संबंध है भैया? पिता और पुत्र का संबंध है। पिता और पुत्र का संबंध है, यानी पिता क्या करता है? अपने पुत्र की सभी सुख सुविधाओं की पूर्ति करता है। उसी प्रकार से जो राजा होता है वो भी प्रजा का उसी तरह से ख्याल रखता है मेरे साथी। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? अरे हाँ या ना? तो राजा क्या होता है? राजा राज्य में सर्वोपरि होता। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कहते हैं कि जो राजा होगा ना, राजा राज्य में सर्वोपरि होगा। वो कहते हैं कि राजा निरंकुश तो हो सकता है, लेकिन राजा अत्याचारी नहीं हो सकता। राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन राजा अत्याचारी नहीं हो सकता। क्योंकि राजा क्या होता है? क्योंकि राजा धर्म के अधीन होता है। क्योंकि राजा किसके अधीन होता है? धर्म के अधीन होता है। लिखिए, राजा राज्य में सर्वोपरि होगा। राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन अत्याचारी नहीं हो सकता। क्योंकि
राजा क्या होता है, क्योंकि राजा धर्म के अधीन होता है, क्योंकि राजा धर्म के अधीन होगा, क्योंकि राजा धर्म के अधीन होगा, क्योंकि राजा क्या होगा, धर्म के अधीन होगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक ये मानते हैं कि राजा क्या होता है, राजा दंड में निपुण होगा। राजा को क्या होना चाहिए, राजा को दंड में निपुण होना चाहिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने यह भी स्वीकार किया है कि राजा को शासन कला में क्या होना चाहिए, पूरी तरीक़ा से निपुण होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन जो प्राचीन थे, उन्होंने भी माना कि राजा को क्या होना चाहिए, दंड में निपुण होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राजा को एक शासन कला में पूर्ण निपुण होना चाहिए, और जो राजा शासन कला में पूर्ण निपुण नहीं होता है वह राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सकता है। वो राजा को क्या नहीं रख सकता, अक्षुण्ण नहीं रख सकता। शासन कला में जो राजा शासन कला में पूर्ण निपुण नहीं होता है, राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सकता, राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति राज्य में रहने वाले लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। लिखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने बताया कि राजा दंड में निपुण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राजा को शासन कला में निपुण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राजा शासन कला में पूर्ण तरह से निपुण नहीं होगा, वह राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सकता। वह राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सकता। कौन कहते हैं? तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कहते हैं। क्लियर है बात? जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे, उनका जो स्वरूप था वो आध्यात्मिकता पर आधारित था। किस पर? आध्यात्मिकता पर आधारित था। लिखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्वरूप कैसा था? आध्यात्मिक था। कैसा था भैया? आध्यात्मिकता पर आधारित था। जितने भी चिंतक थे वो ये सभी मानते थे कि भैया जो राजा है या जो राज्य है उसकी जो उत्पत्ति हुई है
उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सज्जनों की रक्षा के लिए हुई है और दुर्जनों के विनाश के लिए हुई है। वो सज्जनों की रक्षा के लिए हुई है और दुर्जनों के विनाश के लिए हुई है। लिखिए, ये सभी, आध्यात्मिक मतलब ईश्वरीय, एक प्रकार से ईश्वरीय, प्राकृतिक, ईश्वरीय आध्यात्मिक मतलब नैतिकता, ईश्वरीय आध्यात्मिकता का ज्ञान, अंतरात्मा की बात। लिखिए, तो कैसा स्वरूप था इनका? आध्यात्मिकता पर आधारित स्वरूप था चिंतन का। लिखिए, ये सभी क्या मानते थे? ये सभी मानते थे कि राजा या राज्य की उत्पत्ति सज्जनों की रक्षा के लिए तथा दुर्जनों के विनाश के लिए विनाश हेतु ईश्वर द्वारा की गई है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? साथियों, गर्मी बहुत है भाई आज, एक दिन और हुई थी, क्योंकि ऐसा ना हमारी तरफ क्या हो गया, बारिश उरिश पड़ गई, आपकी तरफ भी हो सकता है बारिश हो गई हो। इससे क्या होता है कि ज़मीन में से भभका निकलता है, गर्मी बढ़ती है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन थे, जो चिंतक जो थे, उनका जो चिंतन था, चिंतन का जो उनका मूल स्वरूप जो हुआ करता था वो आध्यात्मिक स्वरूप था। आध्यात्मिकता पर आधारित वो क्या करते थे? चिंतन करते थे। ये सभी ये मानते थे कि राजा या राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो सज्जनों की रक्षा के लिए हुई है और दुर्जनों के विनाश के लिए हुई है, और किसके द्वारा की गई है? वो ईश्वर के द्वारा की गई है। तो ये क्या मानते थे? ये राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत पे विश्वास करते थे। समझ में आ रही है ना बात मेरी? मैंने आपको बताया होगा जब मैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ा रहा था कि भैया राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीनतम सिद्धांत होता है कि दैवीय सिद्धांत। इसमें ही तो माना गया था कि भैया सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए ईश्वर द्वारा राज्य की क्या की गई है? राज्य उत्पत्ति की गई है या राजा की उत्पत्ति की गई है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों, मैंने आपको जब मैं प्लेटो वगैरह पढ़ा रहा था तो प्लेटो ने और टॉमस मूर ने, इन्होंने माना था कि भाई एक आदर्श राज्य की इन्होंने कल्पना की थी, और आदर्श राज्य में भी एक दार्शनिक राजा की कल्पना की थी। एक आदर्श राजा की कल्पना की, एक दार्शनिक राजा की कल्पना की थी कि एक आदर्श राज्य हो और आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा हो, और ये जो दार्शनिक राजा हो ये सभी कार्यों में निपुण हो, ये सभी कार्य जानता हो, हर चीज़ में, हर विद्या में निपुण हो, ये सब कुछ जानता हो, ये ऐसा दार्शनिक राजा हो जिसे सब कुछ ज्ञान हो,
ऐसे इन्होंने दार्शनिक राजा की कल्पना करी। वहीं साथियों भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने भी एक काल्पनिक और दार्शनिक राजा की इन्होंने भी कल्पना की। यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने भी प्लेटो और टॉमस मूर की भांति इन्होंने भी साथियों एक काल्पनिक या दार्शनिक राजा की क्या की, कल्पना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये जो जब दार्शनिक राजा बन जाएगा, जो ये काल्पनिक की बात कर रहे हैं कि भैया एक आदर्श राज्य होगा, इन्होंने भी बात करी भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने, जो अपने प्लेटो और टॉमस मूर पहले ही कर चुके हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, जो दार्शनिक राजा बनेगा, इसका उद्देश्य होगा प्रजा की क्या करना, प्रजा की भाई साहब, प्रजा का कल्याण करना, प्रजा का ध्यान रखना, प्रजा के हक अधिकारों की रक्षा करना, इसका क्या होगा, फर्ज होगा, यानी कि उसका कर्तव्य होगा, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। चलिए लिखिए, यहाँ तो आएगा ही नहीं, मैं ज़रा और रफ कर देता हूँ इसे। लिखिए जरा साथियों, चलिए लिखिए, प्लेटो एवं तो प्लेटो एवं टॉमस मूर की भांति भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने भी एक काल्पनिक दार्शनिक राजा की कल्पना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा प्रजा का कल्याण करना, अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो प्लेटो एवं टॉमस मूर की भांति भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने भी एक काल्पनिक दार्शनिक राजा की कल्पना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रजा का कल्याण करना होगा। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना होगा। यहां तक समझ में आ गई बात आप लोगों को? अरे हाँ है ना। जितने भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे, उन्होंने साथियों सप्तांग सिद्धांत में अपना क्या किया है, समर्थन किया है। सप्तांग सिद्धांत का अर्थ होता है कि भाई जो राज्य है, राज्य के 7 अंग होंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा जब मनु पढ़ाऊंगा। मनु ने सप्तांग सिद्धांत का पहली बार क्या किया है, उन्होंने सर्वप्रथम उनके द्वारा ही लाया गया है सप्तांग सिद्धांत को। तो मैंने आपको बताया कि प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक चिंतक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सप्तांग सिद्धांत में अपना समर्थन व्यक्त किया है, समर्थन में विश्वास व्यक्त किया है, समर्थन किया है सप्तांग सिद्धांत का।
इनका मानना है कि जो राज्य है, राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य क्या होते हैं? 7 अंग होते हैं और सभी अंग अपने अपने कार्य करते हैं। सभी अंग क्या करते हैं? अपने अपने कार्य करते हैं। इन 7 अंगों में राजा जो होता है, राजा सबसे ऊपर होता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है? कल बताऊंगा जब मैं मनु पढ़ाऊंगा तो, ठीक है भाई। तो इन 7 अंगों में क्या होता है? जो राजा होता है, राजा सबसे ऊपर होता है। सप्तांग सिद्धांत जो था, इसका सर्वप्रथम मनु द्वारा ये क्या किया गया था? लाया गया था। ठीक है भाई, लिखें जरा। सभी प्राचीन राजनीतिक चिंतकों ने सप्तांग सिद्धांत में सप्तांग सिद्धांत का समर्थन किया है, का समर्थन किया है। इसमें माना है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। 7 क्या होते हैं? राज्य के 7 अंग होते हैं। 7 अंग होते हैं। राज्य के क्या होते हैं? 7 अंग होते हैं। और ये जो 7 अंग होते हैं, 7 अंग अपने अपने कार्य को करते हैं। ये जो 7 अंग होते हैं और 7 अंग अपने अपने कार्यों को करते हैं। जो अपने अपने कार्य को करते हैं, इन 7 अंगों में जो राजा होता है बाबू, जो राजा होता है मेरे लाडले, राजा क्या होता है? राजा सबसे ऊपर होता है। राजा सबसे ऊपर होता है। राजा क्या होता है? राजा सबसे ऊपर होता है। ये जो सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत को सर्वप्रथम मनु द्वारा लाया गया था। सप्तांग सिद्धांत को सर्वप्रथम मनु द्वारा लाया गया था। ठीक है भाई, ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे आगे हम लोग बात करेंगे कल। हम लोग मनु का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कौटिल्य देखेंगे। ठीक है भाई, तो यहीं तक अपनी क्लास थी आज की। इसी के साथ सेशन को हम विराम देते हैं, साथियों समाप्त करते हैं। और जितने भी साथी जुड़े हुए उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, तैयारी आप लोग सब ढंग से करते रहिए। हम आपके साथ हैं, हमारा परिवार आपके साथ है। मैं कैसी भी स्थिति में रहूँगा, आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे जैसे मैं आपको जीवन में डिसीजन लेता जाऊँगा, मैं आपको बताता जाऊँगा। आप लोग जुड़ते चलें। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद।